गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की इस मुलाकात में, आज की चर्चा में 360 डिग्री कॉन्सेप्ट कवरेज सीरीज में हमारी जो बातचीत चल रही है वो मॉड्यूल सी पर चल रही है। और मॉड्यूल सी पर कल जो हमारी मुलाकात हुई है उसमें हमने चर्चा की थी इंडियन बैंकिंग लॉज पर। इंडियन बैंकिंग लॉज के बारे में जितनी बेसिक बातें उस पर हम पिछली मुलाकात में बातचीत कर चुके हैं। एक बार मैं फिर से आपको एक रिकॉल करवा दूं कि आपके सिलेबस में इंडियन बैंकिंग लॉज में दो जो बैंकिंग रिलेटेड लॉज है उनका एक इंट्रोडक्शन दिया गया, एक सामान्य परिचय है। वो दो लॉ कौन कौन से हैं? एक आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है, आरबीआई एक्ट 1934। इसके बारे में पिछली मुलाकात में पूरी बातचीत हो चुकी। आज जो हम कवर करेंगे वो है आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बीआर एक्ट जिसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इस पर आज हमारी बातचीत होगी। देखिए, आपके सिलेबस में इन दो अधिनियमों पर चर्चा हुई है। जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो आपके सिलेबस में रखे गए। मैं फिर से कह रहा हूं, जो आपके सिलेबस में है मैं उसी की बात कर रहा हूं, उसी पर मेरा डिस्कशन होगा। और एक जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वही आपके सिलेबस में रखे गए। केवल इंपॉर्टेंट सेक्शंस क्यों रखे गए, इसकी वजह यह है भैया, क्योंकि जब आप सीआईबी देंगे तो ये दो अधिनियम आप वहां विधिवत पढ़ने वाले हैं। मॉड्यूल ए में बीआरबीएल आपका एक फोर्थ कंपलसरी पेपर वहां पर है जो आपको देना ही देना है। उसका जो पहला मॉड्यूल है वो उस मॉड्यूल में 7 यूनिट है और सातों यूनिट में ये सातों यूनिट में जो चर्चाएं हैं वो इन्हीं दो अधिनियमों से कवर होती है अलग अलग मुद्दे पर। तो वहां ये विधिवत आपको पढ़ने को मिलेगा। इसलिए ये अच्छी बात है कि आईएबीएफ ने आईएनआईएफएस के पेपर में थोड़ा इंट्रोडक्शन तो कम से कम इसका दे ही दिया है ताकि आप थोड़ा परिचित रहे इन अधिनियमों से। सीआईबी में भी आसानी होगी। तो बीआर एक्ट पर आज हमारी बातचीत होगी क्योंकि हम चर्चा कर चुके हैं पिछली मुलाकात में क्या नाम है आपके इस मुद्दे पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम पर। अब बीआर एक्ट पर मैं एक एक करके जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपके सिलेबस में हैं उनको मैं आपके सामने डिस्क्राइब करता चल रहा हूं, लिखता चल रहा हूं। तो आज जो हमारी बातचीत होगी भैया वो होगी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पर। असल में ये पहले इसका नाम था बैंकिंग कंपनीज एक्ट, बाद में 1964 में अमेंडमेंट होता है और इसका नाम बदल के कर दिया जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के नाम से ही अब जाना जाता है। आप सभी को पता है जो भी सेक्शन 1 होता है किसी भी अधिनियम में वो प्रिलिमिनरी सेक्शन होता है जो ये बताता है कि इस अधिनियम को किस नाम से जानेंगे और कहां कहां पर लागू होगा। कुल 5 शेड्यूल आपको इस अधिनियम में देखने को मिलते हैं भैया। सेक्शंस कितने हैं? 56 सेक्शंस है। 56 सेक्शन बाद में जोड़ा गया था। जो 56 सेक्शन था जो कोऑपरेटिव बैंकों पर ये इस एक्ट को लागू करने की बात करता है वो बाद में जोड़ा गया अधिनियम में 1964-65 के अमेंडमेंट के माध्यम से। तो और जो सेक्शन 2 है वो डेफिनेशन का सेक्शन है। इसमें भी सेक्शन 2 जो है भैया वो डेफिनेशन का सेक्शन है। सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5। अब यहां से जो सेक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो देखते हुए चलते हैं। देखिए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो सारे मैं आपको बताता चल रहा हूं। सेक्शन 5 का सब सेक्शन 1 सब सेक्शन बी, सी बाद में देखेंगे, सब सेक्शन बी। आप इसको सेक्शन 5 बी याद रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको 5C याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 6 सेक्शन 6 सेक्शन 7 सेक्शन 8 सेक्शन 9। एक एक करके ध्यान से इनको सुनते चलते, बहुत इत्मीनान से सुनिएगा। सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन बी डिफिनेशन देता है बैंकिंग की। ठीक है जितनी बात, क्या है बैंकिंग की डेफिनेशन? सामान्य भाषा में अगर बातचीत करें तो बैंकिंग का मतलब, यानी जो डेफिनेशन लिखी गई सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन बी में, वो ये कहता है कि बैंकिंग का मतलब है पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। और ये जो डिपॉजिट आपने एक्सेप्ट किया है ये रीपेबल भी होगा और ये विड्रॉलेबल भी होगा। मैं फिर से डेफिनेशन को दोहरा रहा हूं, बैंकिंग की बस इतनी ही परिभाषा है, पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, और ये जो डिपॉजिट आपने एक्सेप्ट किया है रीपेबल भी होगा और ये विड्रॉलेबल भी होगा। ये काम जो कंपनीज कर रही हैं वो मतलब ये काम जो है वो बैंकिंग कहलाता है। और जो भी कंपनीज ये बैंकिंग फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं वो कहलाती हैं बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनीज ऐसा कहता है सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन सी। तो सेक्शन 5 बी बैंकिंग की बात कर रहा है, क्या होता है बैंकिंग। सेक्शन 5 सबसेक्शन सी ये कहता है कि जो काम बैंकिंग का जो काम कंपनी परफॉर्म कर रही है, जो भी कंपनी बैंकिंग फंक्शन को परफॉर्म कर रही है वो बैंकिंग कंपनीज कहलाएंगे। सेक्शन 6 में आता है कि बैंक कौन कौन से बिजनेस में, बैंक कौन कौन से बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकता है, बैंक कौन कौन सा बिजनेस परफॉर्म कर सकता है,
ये कहता है सेक्शन 6, क्योंकि सेक्शन 5 सबसेक्शन बी में तो खाली बस इतना ही लिखा गया है कि बैंक पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगा इन्वेस्टमेंट और लेंडिंग के पर्पज से, और ये पब्लिक डिपॉजिट जो है वो रीपेबल भी होगा, विड्रॉलेबल भी होगा। लेकिन क्या बैंक इतना ही काम करता है? तो आंसर है नहीं। बैंक इनके अलावा भी बहुत सारे काम करता है। तो बैंक और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, किस किस बिजनेस में वो इंगेज हो सकता है, ये कहता है सेक्शन 6। सेक्शन 7 जो है वो इन नामों पर, जैसे बैंक हो गया, बैंकर हो गया, या बैंकिंग कंपनी हो गई, इन नामों पर रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है। अब रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या है कि इन नामों का उपयोग नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं कहता है। सेक्शन 7 ये कहता है, ध्यान समझिएगा, कि बैंकिंग कंपनी के अलावा, ध्यान से, बैंकिंग कंपनी के अलावा कोई भी और कंपनी इनमें से किसी भी शब्द का उपयोग अपने नाम के साथ नहीं कर सकती हैं, ताकि बैंकों को स्टैंड आउट किया जा सके, इसलिए ये प्रोविजन रखा गया है। तो बैंकिंग कंपनी के अलावा कोई और कंपनी इन नामों में से किसी नाम का उपयोग अपने नाम के किसी हिस्से में नहीं कर सकती, लेकिन बैंकिंग कंपनी को ऐसा करना जरूरी है। ठीक है, यानी बैंकिंग कंपनी को इनमें से किसी एक शब्द का इस्तेमाल करना अपने नाम के साथ जरूरी है, लेकिन बैंकों के अलावा अगर कोई कंपनी है तो वो नहीं कर सकती है। ठीक होगी इतनी बात भैया? लेकिन बैंकिंग कंपनी को इनमें से किसी एक शब्द का उपयोग अपने नाम के किसी हिस्से में करना जरूरी होता है, कहता है सेक्शन 7। सेक्शन 8 कहता है कि कौन कौन से बिजनेस बैंक के लिए प्रोहिबिटेड है। बैंक कौन कौन सा बिजनेस नहीं कर सकता, जैसे बैंक इंडस्ट्रियल वर्क नहीं कर सकता है, बैंक वस्तुओं को खरीद और बेच नहीं सकता है, बार्टिंग सिस्टम में नहीं आ सकता है, वस्तुओं को, सर्विसेज बेच सकता है, वस्तुएं नहीं। तो कौन कौन से बिजनेस प्रोहिबिटेड है बैंकों के लिए, कहता है सेक्शन 8। अब सेक्शन 9 क्या कहता है? सेक्शन 9 कहता है डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग असेट। डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग असेट्स क्या है भैया? ये इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर बैंकों के पास कोई ऐसी संपत्ति आई है जो बैंकों की अपनी संपत्ति नहीं, जैसे लोन रिकवरी के दौरान बैंकों के पास कोई संपत्ति आती है, तो जो बैंकों की संपत्ति, अगर बैंकों के पास कोई ऐसी संपत्ति आई है जो बैंकों की अपनी संपत्ति नहीं है, तो जो मैं बोल रहा हूं भैया उसको याद रखिएगा, बैंकों को 7 ईयर्स के अंदर, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, 7 ईयर्स से ज्यादा वो अपने पास इसको नहीं रख सकता है। 7 साल के अंदर उसको ऐसे असेट्स को डिस्पोज ऑफ कर देना होता है। क्या 7 साल के बाद इसमें टाइम पीरियड बढ़ाया जा सकता है? तो बढ़ाया जा सकता है, अगर पब्लिक जो आपके डिपॉजिटर्स हैं, अगर उनके इंटरेस्ट में ऐसा करना सही रहेगा तो इसको बढ़ाया जा सकता है। कितना बढ़ाया जा सकता है? अधिकतम 5 ईयर्स और। तो 7 साल के अंदर उसे डिस्पोज ऑफ कर देना है, लेकिन अगर वो अपने यूज में रखना चाहता तो रख सकता है। जैसे बैंक अगर अपना उस पर कार्यालय बनाना चाहता, ऑफिस बनाना चाहता तो बनवा सकता है, बाकी किसी और यूज में उसको नहीं ले सकता, और 7 साल के अंदर उसे डिस्पोज ऑफ करना होगा। इसका एक्सटेंशन 5 साल और हो सकता है, लेकिन तब जब ऐसा लगता है आरबीआई को अपने ओपिनियन में कि भैया ये डिपॉजिटर के हित में होगा, तो इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 5 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। यहां तक की बात एकदम से क्लियर हो गई भैया? चलिए, यह है सेक्शन 9। अब सेक्शन 10 जो है भैया, उसके बहुत सारे सब सेक्शंस हैं। सेक्शन 10 एंड सब सेक्शंस, ये असल में क्या है? एंड सब सेक्शंस, जैसे सेक्शन 10(1), सेक्शन 10(a), सब सेक्शन बी, ये सब बात करते हैं बैंकों के बोर्ड के बारे में, बैंक्स के बोर्ड के बारे में चर्चा करते हैं। और जो सेक्शन 11 है वो चर्चा करता है बैंकिंग कंपनी की पूंजी कितनी होनी चाहिए, बैंकिंग कंपनीज की कैपिटल की चर्चा करता है। और प्रत्येक प्रकार की बैंकिंग कंपनी, चाहे वो नेशनलाइज बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, फॉरेन बैंक हो, सबकी पूंजी के बारे में, बैंकिंग कंपनीज के कैपिटल के बारे में चर्चा करता है। कैपिटल के बारे में चर्चा करता है सेक्शन 11। सेक्शन 11 में जो मिनिमम पूंजी लिखी गई बैंकों के लिए, सेक्शन 11 इंपॉर्टेंट भैया। सेक्शन 11 में बैंकों के लिए जो मिनिमम पूंजी लिखी गई है, अगर बैंक को मिनिमम पूंजी मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो बैंकों के लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है, बैंकों के लाइसेंस को भैया कैंसिल किया जा सकता है। ठीक होगी जी इतनी बात? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, ठीक, अब जो दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं हम उन पे चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से और इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं? इसके बाद के सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला सेक्शन है सेक्शन 20। सेक्शन 20 इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये बात करता है रिस्ट्रिक्शंस की। आरबीआई रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है ऑन लोन्स एंड एडवांसेस।
आरबीआई रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है लोन्स और एडवांसेस पर, ये रिस्ट्रिक्शंस की चर्चा करता है। एक एक करके इसको ध्यान से सुनते चलेंगे। तो आरबीआई रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है लोन और एडवांसेस पर। यहां तक की चर्चा क्लियर है भैया? क्लियर है यहां तक की चर्चा? मैं सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको बताता चल रहा हूं, उसको ध्यान से आप लोग सुनते चलेंगे। ठीक है जितनी बात। अब आगे जो है वो है सेक्शन 21। सेक्शन 21 किसकी चर्चा करता है? इसको भी सुनिए। सेक्शन 21 चर्चा करता है आरबीआई की पावर्स की। पावर ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल एडवांसेस ऑफ बैंकिंग कंपनीज। तो आरबीआई बैंकिंग कंपनीज के एडवांसेस को कंट्रोल कर सकता है, जैसे कितना मार्जिन मनी रखना जरूरी है, कितना आप मैक्सिमम एडवांस दे सकते हैं, ये सब कंट्रोल कर सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेक्शन 21 के अंतर्गत। सेक्शन 22 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 22 बात करता है लाइसेंसिंग की, लाइसेंसिंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनीज, तो आरबीआई बैंकिंग कंपनीज को लाइसेंस प्रोवाइड करेगा, ऐसा कहता है सेक्शन 22। सेक्शन 22 के कई सारे सब सेक्शंस है, सब सेक्शन 1 2 3 4 5 6। ऊपर वाले जो 22 के सब सेक्शन है, यानी सब सेक्शन 1 2 3, ये लाइसेंस देने की चर्चा करते हैं। बाद के जो तीन सबसेक्शन है, सबसेक्शन 4 5 6, ये लाइसेंस कैंसिलेशन की चर्चा करते हैं। यानी सेक्शन 22 में ही लाइसेंस इशू करने और लाइसेंस कैंसिलेशन दोनों की चर्चा की गई है। ठीक होगी जितनी बात। नेक्स्ट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे नवंबर 2025 के एग्जाम में जेआईबी में पूछा गया है, वो है आपका सेक्शन 24। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये बात करता है एसएलआर की, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी आपको मेंटेन करना है, आपको मेंटेन करना है लिक्विड असेट, लिक्विड असेट्स। ठीक है, यह है सेक्शन 24। इत्मीनान से एक एक बात को सुनते चलेंगे। सेक्शन 24 इसकी चर्चा करता है कि आपको मेंटेन करना लिक्विड है। सेक्शन 42 आरबीआई अधिनियम में चर्चा हुई है, किसकी? सीआरआर की, और बीआर एक्ट सेक्शन 24 में चर्चा हुई एसएलआर या लिक्विड एसेट को मेंटेन करने की। ठीक है जितनी बात। चलिए अब इसके बाद के जो दो सेक्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 26 और सेक्शन 26 सबसेक्शन ए, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। सेक्शन 26 से कहता है कि बैंकों को अपना अनक्लेम्ड डिपॉजिट, अपने अनक्लेम्ड डिपॉजिट का रिटर्न देना होगा आरबीआई को। रिटर्न फाइल करना होता है किसके पास? आरबीआई के पास, कैलेंडर ईयर की समाप्ति पर। तो बैंकों के पास जो भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट हैं उनका रिटर्न वो फाइल करेगा आरबीआई के पास, ध्यान रखना, कैलेंडर ईयर की समाप्ति पर, और कैलेंडर ईयर के समाप्त होने के एक महीने के अंदर पूरे साल भर का रिटर्न उसको देना होगा। ठीक हो गई इतनी बात। अनक्लेम डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जिस पर पिछले 10 सालों से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, कोई क्लेम नहीं किया गया, कोई लेन देन नहीं किया गया। एफडी के केस में जिस दिन एफडी मैच्योर होती है वहां से 10 साल तक अगर कोई इस पे क्लेम, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो वो अनक्लेम डिपॉजिट माना जाएगा। सेक्शन 26 सबसेक्शन ए बात करता है डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड के बारे में। जो पैसा अनक्लेम डिपॉजिट जो आरबीआई के पास जाता है वो इसी डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड यानी डीईएएफ में डाला जाता है। ये बात करता है सेक्शन 26 सबसेक्शन ए। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको याद रखिएगा भैया। ठीक हो गई जितनी बात। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 29। इसी सेक्शन 29 में जो मैनर प्रिस्क्राइब किया गया है उसी के आधार पर बैंक अपनी बैलेंस शीट एंड पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। सेक्शन 30 चर्चा करता है ऑडिट्स की।
बैंकों की जो ऑडिट होती है वो इसी सेक्शन 30 के अंतर्गत होती है। सेक्शन 35 सबसेक्शन ए इंपॉर्टेंट है। ये चर्चा करता है पावर ऑफ आरबीआई टू गिव डायरेक्शंस टू बैंक्स। बैंकों को डायरेक्शन देने की जो पावर आरबीआई की है वो जनरल डायरेक्शन की बात हो रही है, वो सेक्शन 35 सबसेक्शन ए में है। मैं हट जा रहा हूं किनारे इसलिए बार बार, ताकि आप पूरा बोर्ड एक बार में देख पाए। ठीक है जी, इतनी बात। और ये जो सेक्शन 35 ए के अंतर्गत डायरेक्शन दिया जाता है ये बाइंडिंग नेचर का होता है, बैंक इससे हट नहीं सकते, बैंकों को मानना इसके लिए बाध्य होता है। ठीक है, मैंने जितने अभी तक लिखे हैं मैं एक बार आपको यहां पर फिर से दिखा दे रहा हूं, उसको आप देख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मैं हट जा रहा हूं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है जी, डन डन। सेक्शन 35 ए बाइंडिंग नेचर का है। आगे बढ़े। ठीक, यहां पर एक और सेक्शन लिख दे रहे हैं, सेक्शन 35 भी इंपॉर्टेंट है। यह बात करता है बैंकों के इंस्पेक्शन की। ठीक, डन। चलिए, यहां तक की चर्चा क्लियर है भैया? चलो आगे बढ़े। सेक्शन 37 बात करता है बैंकों के बिजनेस सस्पेंशन की। सस्पेंशन ऑफ बिजनेस आरबीआई कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेशन पर। सेक्शन 38 बात करता है वाइंडिंग अप। किसका वाइंडिंग अप? बैंकों का, बाय हाई कोर्ट। बाय हाई कोर्ट, क्लियर है? वाइंडिंग अप बाय हाई कोर्ट, बहुत इत्मीनान से इसको देखते चलिएगा। ठीक है जी, चलिए अब इसके बाद के जो सेक्शन, उनमें सेक्शन 45 है, वो बहुत बड़ा सेक्शन, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 52 आता है, ये बात करता है रूल्स बनाने की, और याद रखिएगा रूल्स बनाने का अधिकार यूनियन गवर्नमेंट का है। और सेक्शन 56 जो बाद में जोड़ा गया, ये इस एक्ट को अप्लाई करता है। एक्ट अप्लाइज टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर बात करता है, क्लियर है? तो ये है भैया सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन। इस पेज का भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। बीआर एक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो ये सारे सेक्शंस हैं जो मैंने आपको बता दिए। इन्हीं सेक्शंस को आप याद कर लीजिए, इनका बस सब्जेक्ट मैटर आप याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं। आज मैंने जो आपसे चर्चा की है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो सेक्शंस आपके सिलेबस में, उनकी चर्चा मैंने आपसे विधिवत तरीके से कर ली है। कल मेरी आपसे वापस मुलाकात होगी, एक नए टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। कुछ भी और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं, या आप टेलीग्राम पर सर्च करें आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम्स। आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या समाधान जो भी है, आप जो भी बातचीत करना चाहते हैं, पेपर को लेकर, पढ़ाई को लेकर, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को लेकर, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।